नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सलाम एजुकेशन की इस पहली क्लास में। जहां आज हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक भर्ती की पूरी तैयारी, वो भी पूरे आत्मविश्वास, रणनीति और मोटिवेशन के साथ में। दोस्तों ये सिर्फ क्लास नहीं है, ये आपके सपनों की उड़ान है। आज से हर दिन, हर प्रश्न, हर वाक्य आपको उस मंजिल के करीब लेके जाएगा दोस्तों, जिसका सपना आपने देखा है। एक सरकारी नौकरी, एक सम्मानजनक भविष्य और अपने परिवार का गर्व बनने का सपना। कहते हैं ना कि जहां जुनून हो वहां रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। तो आज से हमारा जुनून होगा हर प्रश्न को समझना, हर टॉपिक को पढ़ना और हर परीक्षा को फतह करना। हम आज से प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों, ताकि हमें समझ आए कि परीक्षा क्या चाहती है और हम उसे कैसे जीत सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए जोश के साथ, क्योंकि अब न रुकेंगे न थकेंगे, बस लक्ष्य को पकड़ेंगे दोस्तों। और ये पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और इस प्रकार से हम यहाँ पर क्लास की शुरुआत करते हैं। सो ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी है जो आबकारी आरक्षक भर्ती का एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों, आप सभी के लिए मैंने यहाँ पे एक नया सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें कि हम पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों को कवर करेंगे, उसके बाद में जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। सो अभी 5-6 दिनों तक आपको लगातार प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिलेंगे दोस्तों। फिर आपको नोट्स सहित आपको पूरा कंप्लीट पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। सो आप एक बार क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद में पीडीएफ को आप अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये सुविधा सलाम एजुकेशन आपको दे रहा है फ्री में, ठीक है। सो इनका आप फायदा जरूर उठाइएगा दोस्तों। सो आपका बिना समय गवाए मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चनों की ओर। और पहला क्वेश्चन जो कि आपका साइंस का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था दोस्तों, और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सो रहा है, जो कि आपसे पूछा गया था दोस्तों कि कपड़ों को गर्म यानी कि गर्म पानी में धोना अधिक सुविधाजनक होता है, क्यों? ये आपको बताना है कि गर्म कपड़ों यानी कि जो कपड़ों को गर्म पानी में धोना क्यों सुविधाजनक होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। सो बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ दोस्तों। और ये क्वेश्चन काफी ईजी है, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझ के क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देना होगा दोस्तों, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है दोस्तों, गर्म पानी का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, गर्म पानी का पृष्ठ तनाव कम होता है, या फिर नेक्स्ट दिया गया है कि साबुन का कम होता है यानी कि साबुन का कम होता है इस्तेमाल इसलिए, या फिर कोई पृष्ठ तनाव नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना था, और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे दोस्तों। और हम इसका थोड़ा निचोड़ की ओर चलते हैं। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में क्वेश्चन का आंसर देंगे दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कपड़ों को गर्म पानी से धोना क्यों अधिक सुविधाजनक होता है, ये आपको कारण बताना था। क्या ऐसा क्या कारण है जी कि जो कपड़े जो है उनको गर्म पानी से धोया जाता है? क्या गर्म जो जल होता है या पानी होता है वो उसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है, या फिर गर्म पानी का पृष्ठ तनाव कम होता है, या फिर साबुन का इस्तेमाल होता है, या फिर कोई पृष्ठ तनाव नहीं होता है? तो इसका क्या कारण है वो हमें यहाँ पर देखना था दोस्तों। तो इससे पहले तो मैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ, और समझते हैं हम पृष्ठ तनाव को। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पृष्ठ तनाव जो है हर एक ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। सो पृष्ठ तनाव को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सो पृष्ठ तनाव के रूप में एक द्रव की सतह पर अणुओं के बीच आकर्षण बल के कारण उत्पन्न होने वाला उत्पन्न होता है, उससे हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं, जिसकी सतह पर एक तनी हुई झिल्ली की तरह व्यवहार ये करती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि अब यदि पानी गर्म होता है तो पानी गर्म होने के कारण इसकी जो सतह जो है ना वो कैसे होने लगती है? फैलने लगती है, ठीक है। और कपड़े के मध्य में जो स्पेस होता है वहां भी पानी बहुत ही आसानी से जो है पानी पानी हम कह सकते हैं, या फिर जो डिटर्जेंट पाउडर आप डालते हो वो आसानी से जो है वहां पे उस जगह पे जाता है जहां पे गंदगी भरा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है गर्म पानी से जो है कपड़ों को जब हम साफ करते हैं तो कहीं ना कहीं कपड़ा बहुत अच्छे से साफ हो पाता है। सो यहाँ पे आपने समझा दोस्तों पृष्ठ तनाव यानी कि पृष्ठ तनाव जो है द्रव की सतह पर अणुओं के बीच आकर्षण बल को यानी कि बल के होने यानी कि बल के कारण उत्पन्न होता है, जिससे कि यानी कि जिससे सतह एक तनी हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करती है, ठीक है। अब यहाँ पे तापमान का प्रभाव क्या पड़ेगा, यानी कि जब आपने तापमान बढ़ाया यानी कि पानी को गर्म करना स्टार्ट किया, तो पानी को गर्म किया जाता है तो अणुओं की जो गति जो होती है ना, आप सभी पता है दोस्तों, अणुओं की गति यहाँ पे कैसे हो जाती है? बढ़ जाती है, और वो अणुओं की जो गति है वो मूवमेंट करने लगती है इधर उधर, है ना। तो अब यहाँ पे यही कारण होता है कि जब आप गर्म पानी में कपड़ों को धोते हो ना, तो यानी कि जो जल के जो अणु है वो गति करने लगते हैं, और गति करने के साथ के कारण क्या होता है कि ये जो इसके साथ में जो आप डिटर्जेंट पाउडर जब आप मिलाओगे तो ये इसके जो अणु जो है ना उस जगह तक पहुंच पाते हैं जहां तक जो कपड़े में जो स्पेस बचा हुआ है या जहां पे जो है गंदगी है, ठीक है, जहां आप साफ करना चाहते हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर
कपड़ा जल्दी साफ हो जाता है। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, डिटर्जेंट पाउडर, यानी कि जब आप गर्म पानी में जो है डिटर्जेंट पाउडर डालते हो ना, तो इसका पृष्ठ तनाव, यानी कि पृष्ठ तनाव तो पहले ही गर्म पानी के कारण फैल जाता है, ठीक है। तो इसी के कारण साबुन और अधिक डिटर्जेंट यानी कि डिटर्जेंट पर अधिक प्रभावी ढंग से काम करना यहाँ पर स्टार्ट कर देता है, ठीक है, जिससे कि कपड़े की जो गंदगी है या फिर तेली पदार्थ है वो बहुत ही आसानी से हट जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या क्या समझा, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा दोस्तों, कपड़ों को गर्म पानी से क्यों धोया जाता है। कारण मैंने बताया पहला क्या, कि जब भी हम पानी यानी कि को गर्म करते हैं तो इसके जो अणु है वो कैसे करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। जब अणु गति करेंगे दोस्तों, और ये मान लीजिए एक बर्तन है, अब यहाँ पे आपने क्या किया, पानी गर्म किया। अब पानी को जब आपने गर्म किया तो पानी को गर्म करने के कारण क्या होता है दोस्तों, जल के जो अणु है वो गति करने लगते हैं, ठीक है। कैसे करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। अब ये गति कर रहे हैं और इसी में आपने क्या डाल दिया, डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया। मान लीजिए डिटर्जेंट पाउडर आपने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। इसे आसान शब्दों में लोग कहते हैं सोडा, ठीक है। आपने इसे डाला, डालने के बाद में क्या होगा कि जब गति यानी कि जल के अणु गति कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपने जो सर्फ डाला है वो भी यहाँ पे मिक्सअप होगा, और मिक्सअप होने के कारण अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप इस पानी के माध्यम से कपड़े को धोएंगे तो कपड़े में जो छेद होंगे है ना, यानी कि कपड़े में जो स्पेस होगा, मान लीजिए ये कपड़ा है, कपड़े में जो स्पेस होगा और यहाँ पे गंदगी भरा हुआ है। हम यहाँ पे दूसरा कलर ले लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छा से समझ में आएगा। मान लीजिए ये गंदगी भरा हुआ है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे गंदा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो जल के जो अणु है वो गति कर रहे हैं, और गति करने के कारण ये उस जगह तक पहुंच पाते हैं, यानी कि कपड़े के संपूर्ण जो स्पेस होता है, यानी कि संपूर्ण जगह तक पहुंच पाते हैं, जिससे कि कपड़ा अधिक अच्छा तरीके से साफ होता है। तो यहाँ पे तीन कारण आपके सामने आए दोस्तों। पहला कि जल को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, यानी कि इसके जो अणु गति करने लगते हैं। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, निर्मा, यानी कि हम कह सकते हैं इसे सरल शब्दों में सोडा, यानी कि ये क्या कर ये क्या हुआ कि गर्म पानी था, गर्म पानी के जो अणु है मूवमेंट करने लगे थे, इसी कारण ये जो सोडा है या फिर ये जो निरमा है ये अच्छा तरह से घुल पाया और कपड़े को उस जगह तक पहुंच पाए जहां पे हमें साफ करना था, ठीक है, यानी कि जहां पे गंदा हुआ था। तो इस प्रकार से कपड़ा जो यहाँ पे पूर्ण रूप से साफ हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, इसका राइट आंसर वो देखने को मिला दोस्तों, गर्म जल का पृष्ठ तनाव कैसे होता है, अधिक होता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर मैंने, माफ कीजिएगा, गर्म जल का जो पृष्ठ तनाव है वो कैसे होता है, कम होता है, ठीक है। क्वेश्चन सही करना है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। गर्म जल का पृष्ठ तनाव कैसे होता है दोस्तों, कम होता है, जबकि जो ठंडा जल होता है दोस्तों, ठंडा जल का जो पृष्ठ तनाव है वो कैसे होता है, अधिक होता है, ठीक है। पृष्ठ तनाव में यानी कि सिकुड़ना, ठीक है, यह है पृष्ठ तनाव, ठीक है। लेकिन जब गर्म जल होता है दोस्तों, जब गर्म यानी कि जल को गर्म किया जाता है ना, तो गर्म करने के कारण क्या होता है, इनके अणु मूवमेंट करने लगते हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, इसका जो सतह यानी कि इसका जो पृष्ठ तनाव है वो कैसे होने लगता है, कम होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको समझना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ दोस्तों, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा, जो कि गर्म पानी यानी कि जो गर्म पानी जो होता है ना, गर्म पानी का पृष्ठ तनाव कैसे होता है, कपड़ों को साफ करने के लिए अधिक प्रभावी होता है, और साबुन और डिटर्जेंट पाउडर जो है गर्म पानी में बेहद अच्छा से घुल जाता है और सफाई करने में जो है सुविधाजनक होता है, ठीक है। आप अच्छा से देख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरएच विकेटर यानी कि आरएच विकेटर द्वारा वर्गीकृत किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। ये क्वेश्चन है साइंस का, यानी कि यदि आपने वर्गीकरण पढ़ा होगा दोस्तों, तो वर्गीकरण में आपने देखा होगा कि वर्गीकरण यानी कि सभी जीव यानी कि पादप और जंतुओं को आरएच विकेटर महोदय ने 5 जगतों में वर्गीकृत किया था। अब वो 5 जगत कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ पर बताना है, पता होगा तो आप यहाँ पे छाट पाओगे कि एनिमेलिया है, प्लांटी है, मोनेरा है, स्तन यानी कि स्तनी जंतु है। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि जो आरएच विकेटर महोदय थे, इन्होंने 5 जगत में वर्गीकृत किया था। 5 जगत में कौन कौन सा, पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर 5 जगतों में वर्गीकृत किया, और इससे पहले जो है लीनियस महोदय ने जो है इसे यानी कि पादप और जंतुओं को वर्गीकृत करने का प्रयास किया था दोस्तों, और इन्होंने 2 वर्ग में बांटा था, यानी कि जंतुओं में और पादपों में, ठीक है, पादप यानी कि पादपों में। इस प्रकार से जो है लीनियस महोदय ने 2 प्रकार से बांटने का प्रयास किया था। इसके बाद में पुनः फिर से आरएच विकेटर महोदय आते हैं और इन्होंने 5 जगतों में वर्गीकृत किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, जो नहीं है वाला बताना था आपको। सो एनिमेलिया भी है, प्लांटी भी है, मोनेरा भी है। अब यहाँ पे नहीं है वाला कौन सा है, स्तनी जंतु, ठीक है। सो स्तनी जंतु नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आंसर यानी कि राइट आंसर आपको यहाँ पर मिल गया दोस्तों। इसके बाद में स्तनीय जंतु की यदि हम बात करें दोस्तों, ये खासकर एनिमलिया जगत के अंतर्गत आने वाला एक वर्ग है, ना कि ये स्वतंत्र जगत है, ठीक है, जबकि आपको जगत के बारे में पूछा गया था। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम है, ये आपको बताना है दोस्तों। वंशानुक्रम में आप समझ पाते होंगे कि गुणसूत्रों से रिलेटेड है, ठीक है, वंशानुक्रम, ठीक है, इसको आपको समझना है। सो आपको बताना है दोस्तों कि वंशानुक्रम की इकाई के अनुसार क्या गुणसूत्र है, क्रोमेटिन है, या जीन है, या फिर कोशिका है, ठीक है। वैसे यदि हम देखें दोस्तों, वंशानुक्रम के सभी पार्ट है, वो चाहे गुणसूत्र
गुणसूत्र की बात करें या फिर क्रोमेटिन या फिर जीन या फिर कोशिका, लेकिन आपको बताना है कि इसका इकाई कौन सा है। ठीक है, सो पहले मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों वंशानुक्रम को, और वंशानुक्रम में भी हम सबसे पहले देखते हैं जीन को। ठीक है, जिसे डीएनए कहा जाता है दोस्तों। यह डीएनए का एक विखंडन, डीएनए नहीं कहा जाता बल्कि यह डीएनए का एक खंड होता है दोस्तों, जो किसी विशेष एक लक्षण को प्रदर्शित करता है। मान लीजिए आपके पेरेंट्स की जो हाइट है वो अच्छी यानी कि लंबी है, तो कहीं ना कहीं बच्चों में भी इस प्रकार की जो यानी कि लक्षण है वो जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि जो माता पिता के द्वारा या माता पिता के जो लक्षण है बच्चों में ट्रांसफर होते हैं वो किस माध्यम से होते हैं, जीन्स के माध्यम से होते हैं। ठीक है, जिससे यानी कि जिसमें कि डीएनए का एक इन्हें खंड खंड कहा जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारे लक्षण होते हैं जो माता पिता से जो है बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, वो अनुवांशिकता के रूप में, अनुवांशिकता के कारण होते हैं दोस्तों, यानी कि जीन्स के कारण होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन आपने देखा गुणसूत्र, यानी कि ये डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आप सभी को बता दूं दोस्तों कि एक क्वेश्चन आपके लिए नए क्वेश्चन खड़े करेगा, जो कि 2-2 3-3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे खड़े होंगे। सो एक क्वेश्चन आपके लिए एक क्वेश्चन नहीं होगा, बल्कि वो 3-3 4-4 क्वेश्चन आपके लिए तैयार करेगा दोस्तों। सो हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को मैंने समझाया, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके लिए खड़ा हुआ दोस्तों कि गुणसूत्र यानी कि जो डीएनए और आरएनए, यानी कि गुणसूत्र जो है डीएनए और आरएनए, डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, जिसमें जीन्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जिसमें जो जीन्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्रोमेटिन देखा था दोस्तों हमने। सो क्रोमेटिन एक प्रकार से क्या है दोस्तों, एक कम सघन, यानी कि इसमें जो गुणसूत्रों की जो मात्रा जो है, यानी कि गुणसूत्र का एक कम सघन रूप माना जाता है। और कोशिका यानी कि जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे सभी पॉइंटों को देखा दोस्तों। अब यहाँ पे जो आपसे पूछा गया था कि वंशानुक्रम का प्रथम इकाई कौन सा है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया दोस्तों वंशानुक्रम का जो प्रथम इकाई है वो है जीन है, और जीन्स के माध्यम से ही एक यानी कि एक वंश से दूसरे वंश में ये जो है परिवर्तन, यानी कि लक्षण परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन हो गया दोस्तों, और ये पूरा डिटेल मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, इसी से आप अच्छे से देख लीजिएगा, और इसका पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा दोस्तों। वहां से जाके डाउनलोड करके इसको अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप और इससे रिलेटेड नोट्स देखना चाहते हो, जो आपको नोट्स चाहिए रिवीजन करने के लिए, पढ़ने के लिए शॉर्ट नोट्स, तो वो आपको मिलेंगे दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। सो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। समय समय पर अपडेट और नोट्स में वहां पर अपलोड करते रहता हूँ। ठीक है, सो वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है कि किस तकनीकी से बच्चों के पितृत्व को स्थापित किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि किस तकनीकी से बच्चों के पितृत्व को स्थापित किया जा सकता है। अब यहाँ पे समझना है दोस्तों पितृत्व को, और तकनीकी में से आप समझ जाओगे किस तकनीकी के माध्यम से बच्चों के पितृत्व को स्थापित किया जा सकता है। सो आपके पास में ऑप्शन है दोस्तों कैरियो टाइपिंग, रक्त साधन, या फिर डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग, या फिर एलिसा। पितृत्व मीन्स होता दोस्तों किसी, मान लीजिए कोई बच्चा है और उस बच्चे के माता पिता कौन है, ये किस प्रकार से हम चेक करेंगे, यानी कि किस प्रकार से यहाँ पर चेक किया जाता है। क्या कैरियो टाइपिंग के द्वारा, रक्त आधान के द्वारा, या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा, या फिर एलिसा के द्वारा। तो आपको बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर। पहले मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों की और हम यहाँ पे समझते हैं दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी कि क्या है दोस्तों, एक तकनीकी यानी कि एक तकनीक है दोस्तों, जो कि व्यक्ति के डीएनए यानी कि डीएनए प्रोफाइल की तुलना करके पितृत्व की पुष्टि करने के लिए होता है। यानी कि कोई बच्चा है और उस बच्चे के माता पिता कौन है, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से पुष्टि किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके बाद में हमने देखा था यहाँ पर कैरियोटाइपिंग, यानी कि कैरियोटाइपिंग क्या होता है दोस्तों, यह एक तकनीक यानी कि गुणसूत्रों की संख्या और उनकी संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए कैरियो टाइपिंग का उपयोग किया जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे खड़ा हुआ दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है रक्त साधन, यानी कि रक्त की जो है आपूर्ति में यानी आपूर्ति से संबंधित प्रक्रिया होता है दोस्तों। ठीक है, न कि पितृत्व से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन गलत हो गया था। इसके बाद में एलिसा यानी कि एक तकनीकी एंटीजन और साथ ही साथ एंटीबॉडी में उपस्थिति का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे तीनों ऑप्शन गलत हो गए थे दोस्तों। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से जो है किसी बच्चे के मातृत्व यानी कि पितृत्व का अध्ययन यहाँ पर यानी कि उनका पता लगाया जाता है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, और ये पूरी डिटेल आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, और इस क्लास में मैंने पूरा प्रयास यही किया है दोस्तों कि मैं क्वेश्चन का पूरा निचोड़ दे पाऊं और क्वेश्चन में आपको अच्छा से समझा पाऊं, जिससे कि आपका डाउट ना हो, और साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ में क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट पॉइंट देखने को मिले, जिससे कि क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उन क्वेश्चनों का आसानी से और अच्छा से आंसर दे पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सर्किनोमा,
सर की सॉरी माफ कीजिएगा कार्सिनोमा का कारण बनता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कार्सिनोमा का कारण बनता है? क्या अस्थि मज्जा है, वर्णक युक्त कोशिका है, या फिर उपकला कोशिका है, या फिर मेमोरी है? ठीक है, सो हम समझते हैं दोस्तों पहले तो कार्सिनोमा को। ठीक है, सो यदि हम बात करें दोस्तों कार्सिनोमा की, सो कार्सिनोमा एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, कैंसर होता है जिसमें कि उपकला कोशिकाओं के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कार्सिनोमा क्या है, एक प्रकार का कैंसर है और ये किस कारण उत्पन्न होता है, तो ये होता है दोस्तों उपकला कोशिकाओं के कारण। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों उपकला कोशिका। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, अब मैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बता देता हूं दोस्तों। अस्थि मज्जा हमने यहाँ पर देखा था, सो अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं को उत्पन्न करती है। ठीक है, अस्थि मज्जा का कार्य होता है क्या होता है? रक्त कोशिकाओं का उत्पन्न करने का। लेकिन कार्सिनोमा की यदि हम बात करते हैं तो इसमें कोई महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर नहीं निभाता है। ठीक है, इसके बाद में वर्णक युक्त कोशिकाएं हमने देखा था, ये क्या करते हैं दोस्तों, ये मेलानोमा यानी कि मेलानोमा के कारण बनती है और ये अलग अलग प्रकार के कैंसर उत्पन्न करने का कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद में मेमोरी सेल यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा माना जाता है इसे, जो कि कार्सिनोमा से संबंधित ये नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा दोस्तों अस्थि मज्जा को, उसके बाद में वर्णक युक्त कोशिकाओं को और उसके बाद में मेमोरी सेल्स को। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिला उपकला कोशिका। ठीक है, तो उपकला कोशिका के माध्यम से ये कार्सिनोमा का कारण बनता है। ठीक है, ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है अम्ल नहीं है? अब यहाँ पे बताना है दोस्तों कि ऐसा कौन सा खनिज जो है अम्ल नहीं है। अब यहाँ पे यदि आपने अम्ल और क्षार वाला जो टॉपिक है वो पढ़ा होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप दे पाओगे। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है और क्षार का पीएच मान कितना होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि अम्ल के अंतर्गत आने वाले जो पदार्थ है वो कौन से है या फिर क्षार के अंतर्गत आने वाले पदार्थ कौन से है, और इसके बाद में स्वाद में कैसा होता है, ये आपको यहाँ पर कॉमेंट्स करके बताना है। ठीक है, तो साइट्रिक यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों कि अम्ल नहीं है, अम्ल नहीं है आपको बताना है साइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। अम्ल में होते हैं जो कि खनिज यानी कि जो खनिजों से प्राप्त होते हैं, खनिजों से मींस यानी कि खनिजों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि नाइट्रिक यानी कि नाइट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? खनिज यानी कि ये जितने भी जो पदार्थ होते हैं अम्ल वाले वो कैसे होते हैं दोस्तों? वो होते हैं यानी कि उनको प्राप्त किया जाता है खनिजों के माध्यम से। ठीक है, खनिजों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। जबकि साइट्रिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल ये नींबू जैसे जो फल होते हैं इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, उनको खनिजों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो खनिज अम्ल जो होते हैं ना, ये खासकर कार्बनिक स्रोत होते हैं। जितने भी अम्ल होते हैं वो कार्बनिक स्रोत होते हैं, जिनमें कि कार्बन अम्ल पौधे या फिर जीवों से प्राप्त होते हैं, और ये साइट्रिक अम्ल या फिर फल स्रोतों से प्राप्त होते हैं, अतः ये खनिज अम्ल नहीं होते हैं। कौन से? साइट्रिक अम्ल। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अम्ल नहीं है, अम्ल नहीं है, तो अम्ल कौन कौन से है? सो अम्ल आपने यहाँ पे देखा दोस्तों कि अम्ल कौन कौन से है और अम्ल नहीं है वाले आपको बताना था। सो अम्ल के रूप में मैंने आपको बता दिया कि नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अम्ल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना था नहीं है वाला, तो नहीं है वाला कौन सा हो गया दोस्तों? नाइट्रिक अम्ल, सॉरी माफ कीजिएगा साइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? साइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखना है। अब यहाँ पे इसका पीएच मान आपको याद से इस क्वेश्चन का यानी कि इसमें पीएच मान आपको कमेंट करके देना है दोस्तों, और साथ ही साथ इसका जो स्वाद है वो कैसे होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से क्षारक लवण की पहचान। अब यहाँ पे इससे पहले लगातार यहाँ पे इन्होंने क्षार और अम्ल से क्वेश्चन पूछ लिया था दोस्तों पिछले बार, यानी कि पहले उन्होंने पूछा कि यानी कि जो खनिज यानी कि जो अम्ल है वो अम्ल नहीं है, कौन से है, यानी कि अम्ल वाले आपको यहाँ पे पूछा गया था। इसके बाद में क्षार आपसे पूछा जा रहा है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों कि चार कौन से है। ठीक है, सो आपके पास में चार ऑप्शन है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, सो इन क्वेश्चनों का आंसर आपको यहाँ पर देना है दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे दे पा रहे होंगे दोस्तों। पहले तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बता देता हूँ क्षार से रिलेटेड, यानी कि क्षार क्या होता है दोस्तों? एक मजबूत क्षारक माना जाता है, मजबूत क्षारक माना जाता है दोस्तों। और यानी कि अम्ल में कैसे होता है? अम्ल यानी कि अम्ल में कमजोर बनते हैं। ठीक है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट मजबूत क्षारक होता है दोस्तों। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट मजबूत क्षारक होता है, और कमजोर यानी कि NOH और कमजोर अम्ल होता है। यानी कि इसमें दो प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। कार्बोनेट यानी कि NaCO2 यानी कि मजबूत क्षारक यानी कि NaOH
के रूप में यानी कि NOH यानी कि क्षारक के रूप में, और साथ ही साथ कमजोर अम्ल यदि हम देखें यहाँ पे तो N2CO2 के रूप में बनता है, यानी कि कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार, यानी कि कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार के रूप में ये पाया जाता है। ठीक है, और आप सभी को पुनः फिर से बता दो दोस्तों कि जो क्षार का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, क्या होता है, 7 होता है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि अम्ल यानी कि अम्ल नहीं है, यानी कि क्षार नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर अम्ल वाले क्वेश्चनों पे लेके चलता हूँ, और यहाँ पे अम्ल कौन कौन से है ये आपको यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl कहा जाता है, ये क्या है, अम्ल है। ठीक है, इसके बाद में सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि जिसे कहा जाता है H2SO4, सॉरी H2SO4, जी हाँ, ये भी क्या है दोस्तों, ये भी अम्ल है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला नाइट्रिक अम्ल यदि आ जाए आपके पास में तीसरा, तो ये भी आपको याद रखना है, जिसे कहा जाता है दोस्तों HNO3। ठीक है, HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, तो ये भी क्या है, अम्ल, यानी कि ये भी अम्ल के अंतर्गत आता है। इसके बाद में चौथा आप यहाँ पे देख लीजिएगा एसिटिक अम्ल, जिसे कहा जाता है दोस्तों, इसका सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी नाइट्रिक सॉरी यानी कि अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अम्ल सभी पता हो गया, अब यहाँ पे अम्ल जो वाले हैं उनको आप यहाँ पे हटा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे हटाओगे तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट और ये इत्यादि जो है ये लवण यानी कि क्षारक लवण होते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि क्षारक लवण के यानी कि उदाहरण आपको यहाँ पे बताना था, तो ये है दोस्तों सोडियम, और ये सोडियम नाइट्रेट हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया और पोटेशियम। ठीक है, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब आएंगे दोस्तों आपके सोडियम नाइट्रेट और उसके बाद में अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम। ठीक है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखने को मिला दोस्तों, और वो देखने को मिला सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये सब क्षार के अंतर यानी कि अम्ल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को लेकर चलता हूं दोस्तों, और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक क्रिस्टल में अणु एक साथ किससे बंधे होते हैं। सो क्या हाइड्रोजन बंध से बने होते हैं, या फिर यानी कि द्विविद्युत यानी कि ध्रुवीय, या फिर द्विध्रुवीय आकर्षण के कारण, या फिर इलेक्ट्रो स्टैटिक आकर्षण के कारण, या फिर वेंडर वॉल आकर्षण के कारण। तो आपको बताना दोस्तों कि एक क्रिस्टल जो है अपने अणुओं के साथ किससे बंधे होते हैं। ठीक है, तो ये आप सभी को पता होगा दोस्तों कि किससे बंधे होते हैं, तो ये बंधे होते हैं वेंडर वॉल आकर्षण के कारण। ठीक है, यानी आकर्षण जैसे कि कमजोर बल इसमें बल जुड़े होते हैं, जिससे कि इसमें क्या होगा कि आयनिक बंध जो है ध्रुवीय नहीं हो पाते हैं, और यह आकर्षण परमाणु या अणु के बीच में स्थायी डिपोल द्वारा ये उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना था दोस्तों कि ये जो अणु जो है किसके साथ यानी किसके साथ बंधे होते हैं, तो ये बंधे होते हैं दोस्तों, आप सभी को पता है ये बंधे होते हैं यानी कि वेंडर वॉल आकर्षण के द्वारा। ठीक है, यानी कि ये डी ऑप्शन होगा। ठीक है, और क्रिस्टल संरचना आमतौर पर यानी कि अणुओं पर निर्भर करती है दोस्तों, और जो है वेंडरवाल गैस के ध्रुवीय और जैविक अणुओं की संरचना में अहम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिला, और ये आप अच्छा से देख लीजिएगा दोस्तों, यानी कि वेंडरवाल आकर्षण को। ठीक है, और इससे हो सके तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि निम्न में से किसकी इलेक्ट्रॉनों के लिए उच्चतम बंधुता है, यानी कि किसकी इलेक्ट्रॉनों के लिए उच्चतम बंधुता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या लिथियम के लिए है, Na+ के लिए है, O के लिए है, या F के लिए है, ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। यानी क्वेश्चन को मैं पुनः रिपीट करता हूँ कि निम्न में से किसकी इलेक्ट्रॉनों के लिए उच्चतम बंधुता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपसे। और पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों फ्लोरीन के बारे में, क्योंकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्लोरीन ही है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम बंधुता जो होता है दोस्तों वो फ्लोरीन का होता है। ठीक है, अब ये कैसे, वो हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। सो इसमें क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक यहाँ पर फ्लोरीन की होती है, क्योंकि इसका जो आकार जो है ना दोस्तों, ये कैसे होता है, आकार छोटा होता है, और इसके अतिरिक्त इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने से जो है स्थिर नियॉन की संरचना यहाँ पर मिलती है, और एफ में न्यूक्लिक का आकर्षण अधिक होता है। ठीक है, कारण यही है, और जिससे कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो यही कारण है दोस्तों कि इसमें जो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो उच्चतम होता है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन हुआ। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन बंधुता दोस्तों किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जिसमें प्रवृत्ति पाई जाती है, और फ्लोरीन की बंधुता सबसे अधिक और नोबल गैसों को छोड़कर ये पाया जाता है। ठीक है, यानी सबसे अधिक होती है लेकिन नोबल गैसों को छोड़कर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि आपसे पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में ऑक्सीजन किससे आता है, ये क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो आपको बताना है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण, अब प्रकाश संश्लेषण आपने पढ़ा होगा तो आप सभी को बता दोस्तों कि ग्लूकोज में ऑक्सीजन किस प्रकार यानी किससे आता है। आपके पास में ऑप्शन है नाइट्रोजन से, कार्बोहाइड्रेट से, सल्फर से, या फिर जल से। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं दोस्तों प्रकाश संश्लेषण को, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का स्रोत क्या होगा, पहले कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होता है, जबकि ऑक्सीजन गैस
जो है ऑक्सीजन कैसे कैसा होगा, बाहर निकलता है और जल में जाता है, यानी कि यानी कि जल से आता है। तो ग्लूकोज के निर्माण में C6H12O6 में O का प्रमुख यहाँ पर स्रोत क्या होगा दोस्तों, CO2 होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का स्रोत कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जबकि ऑक्सीजन गैस क्या करेगा यहाँ पे शरीर यानी कि पौधों से बाहर निकल जाता है और वह जल के साथ आता है। ठीक है, बाहर निकलकर जल के साथ पुनः आता है और इस प्रकार से ग्लूकोज के निर्माण में ये C6H12O6 में यानी कि O का जो प्रमुख स्रोत होगा वो CO2 होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे CO2 बन के आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज के रूप में यानी कि ग्लूकोज के ऑक्सीजन के साथ में आता है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था दोस्तों, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जेनेवा प्रोटोकॉल निम्न में से किस चीज का युद्ध में उपयोग न करने पर जोर देता है। तो ये जेनेवा क्या है दोस्तों, पहले तो आपको ये समझना होगा कि जेनेवा प्रोटोकॉल जो है किन चीजों के युद्ध के लिए यानी कि युद्ध में उपयोग ना करने के लिए ये जोर देता है। क्या घातक हथियारों के लिए, या फिर रासायनिक एवं जैविक हथियारों के लिए, या फिर जो है धारदार हथियारों के लिए, या फिर संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों जेनेवा प्रोटोकॉल को। तो जेनेवा प्रोटोकॉल की जो स्थापना है दोस्तों सन 1925 में किया गया था दोस्तों, और ये एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसमें कि रासायनिक और जैविक जो हथियार होते हैं दोस्तों उनका उपयोग जो है उनका उपयोग पर प्रतिबंध यहाँ पर ये संस्था लगाती है। और यहाँ सर्वप्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन हथियारों का भयावह प्रभाव के कारण ये यहाँ पर लागू किया गया दोस्तों। ठीक है, और यह प्रोटोकॉल युद्ध के मानवीय नियमों के सुनिश्चित करने का ये कार्य करता है, और यह प्रोटोकॉल युद्ध में मानवीय नियमों को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जेनेवा प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों, ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि ये एक ऐसी संस्था है या एक ऐसा संधि है जो कि युद्ध में रासायनिक और जैविक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, और ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, जेनेवा प्रोटोकॉल 1925 में इसमें हस्ताक्षर किया गया था, और ये पूर्ण रूप से कब से लागू हुआ, 1928 में 28 से लागू कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव निर्मित परिस्थिति तंत्र का एक अच्छा उदाहरण है। सो आपको बताना है दोस्तों मानव परिस्थिति तंत्र। अब यहाँ पे आपने परिस्थिति तंत्र देखा होगा तो आपको बहुत अच्छा से इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा। क्या सागर है, कृषि भूमि है, पेड़ पौधे हैं, या फिर पोखर है। तो इस क्वेश्चन का बहुत सारे साथी आंसर दे पाएंगे मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, और वो होगा दोस्तों कृषि भूमि। ठीक है, जो कि आपसे पूछा गया था कि मानव निर्मित, अब मानव निर्मित कौन सा है। क्या आपने सागर को बना सकते हो क्या, नहीं। पेड़ पौधों को बना सकते हो क्या, हाँ उगा सकते हो, उगा नहीं सकते बल्कि आप जो है पौधों को यानी कि बीज डालोगे तो पौधे उगेगा। लेकिन आपसे पूछा गया है कि मानव निर्मित परिस्थिति के तंत्र का एक अच्छा उदाहरण है, क्या पोखर है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों कृषि भूमि। ठीक है, क्योंकि कृषि भूमि को व्यक्ति जैसा चाहे वैसे बना सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, कृषि भूमि, और ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद में भारत को कितने बायो जियोग्राफिकल जोन में विभक्त किया गया है, ये आपसे पूछा गया दोस्तों। क्वेश्चन क्या है कि भारत में कितने बायो जियोग्राफिकल जोन में विभक्त किया गया है। सो आप सभी को बताया दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप दे पाओगे, 10 जोन में विभक्त किया गया है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ पर देख लेना है दोस्तों, क्योंकि ये शायद आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हिमालय, पश्चिम घाट, गंगा ब्रह्मपुत्री मैदान, थार मरुस्थल, अंडमान निकोबार इत्यादि इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो इन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य लेमेला की सबसे अधिक या प्रचुर पदार्थ कौन सा है। अब यहाँ पे आपको समझना है दोस्तों मध्य लेमेला क्या है। ठीक है, सो मध्य लेमेला की सबसे अधिक एवं प्रचुर पदार्थ आपको यहाँ पर बताना है। क्या है, लिग्निन है, या फिर सेल्यूलोज है, या फिर पैक्टिन है, या फिर यानी कि सेल्यूलोज है। ठीक है, सो आप सभी को पता है दोस्तों कोशिका यानी कि पौधों की जो पादपों की जो कोशिका भित्तिका की बनी होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला इन्होंने कहा है नेक्स्ट अगले ऑप्शन है पैक्टिन, लिग्निन और हेमियो सेल्यूलोज। ठीक है, तो हम समझते हैं दोस्तों मध्य मेमेला को पहले। तो ये क्या दोस्तों, ये कोशिकाओं के बीच में स्थित एक परत पाया जाता है। ठीक है, जो कि कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, इसे कहा जाता है मध्य लेमेला। सो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि मध्य लेमेला क्या है। मध्य लेमेला एक उस प्रकार से कोशिकाओं के बीच में स्थित क्या है दोस्तों, ये परत है जो कि क्या करता है, ये कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है। और इसका प्रमुख घटक क्या होता है दोस्तों, पैक्टिन होता है। क्या होता है, पैक्टिन होता है, जो कि कोशिकाओं को चिपकाने में ये मदद करता है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है पैक्टिन, यानी कि इसमें जो है यानी कि मध्य
लेमेला के सबसे अधिक प्रचुर पदार्थ होगा पैक्टिन होगा, जो कि क्या करता है, ये कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन का राइट आंसर मिला। इसके बाद में आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, और वो है उन कणों का क्या नाम है, ये आपको बताना है जो कि क्रिस्टा और माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली के भीतरी भाग में स्थित होता है। क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है कि उन कारणों को यानी कि उन कणों को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है जो कि क्रिस्टा और माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली के भीतरी भाग में स्थित होता है। क्या वेसिकल्स है, ऑक्सीसोम्स है, ग्रेना है, या फिर थाइलाकोइड है। ठीक है, तो इनमें इन चार ऑप्शन से आपको बताना था दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया की ओर लेके चलता हूं, और बहुत सारे साथियों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता भी होगा। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि जो ऑक्सीसोम्स जो होता है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली का एक यानी कि झिल्ली पर स्थित एक कण माना जाता है दोस्तों। ये क्या करता है, ये एटीपी संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करता है। कौन, ऑक्सीसोम। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो झिल्ली के जो भीतरी भाग होता है उसमें क्या पाया जाता है, ऑक्सीसोम पाया जाता है, और ये खासकर क्या करता है दोस्तों, एटीपी का यानी कि एटीपी का निर्माण करने में ये सहायक होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर पूरा मिला दोस्तों, और ये पूरा डिटेल आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पे हमारा क्लास कंप्लीट होता है, यानी कि हमने यहाँ पे लगभग जो है सभी क्वेश्चनों को कवर किया दोस्तों। पहले यानी कि फर्स्ट पेपर जो आपका था आबकारी आरक्षक भर्ती का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, उसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन साइंस का पूछे गए थे दोस्तों, उन सभी क्वेश्चनों को आपके सामने रखने का प्रयास किया और अच्छे से समझाने का प्रयास किया। साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे उनको मैंने आपके सामने रखा था कि आपका क्वेश्चन क्लियर हो, साथ ही साथ आपके लिए एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन आपके तैयार हो। ठीक है, और ये वही क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जो आपके आने वाले एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि हम तैयारी करें तो कहीं ना कहीं बहुत सारा जो भीड़ है वहां से अपने आप को तो अलग कर सकते हैं, और इस प्रकार से यदि हम अलग करते जाए दोस्तों तो कहीं ना कहीं हम सफलता के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। और इसी प्रकार से आपको तैयारी करना है, नहीं तो यदि आप उन लोगों का इंतजार करोगे जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे फिर लाखों लोगों की जो भीड़ है दोस्तों वो वहां पर हो जाती है, और इस भीड़ से अब यहाँ पर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए अपने आप को धीरे धीरे अलग करना है भीड़ से। तो इस प्रकार से आपके जो भीड़ में लोग कम हो जाते हैं और इसी से आपका सिलेक्शन होता है। और जब तक आप उस भीड़ से अपने आप को अलग नहीं करोगे तब तक आप सफलता को प्राप्त नहीं करोगे दोस्तों। आप यही अपने मन में बिठा के रखोगे कि हाँ मैं ये तैयारी कर रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, और उसके बाद में आप अपने आप को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को, सरकार को, सबको दोस्त देते रहोगे, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी गलती होगी। तो आपको अपनी तैयारी को एक सही दिशा देते हुए और सबसे अलग अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं आप सफलता के काफी करीब पहुंच जाते हो। तो इस प्रकार से आप तैयारी करिए, आपका जीत निश्चित है दोस्तों, और बहुत ही जल्द आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को करते रहे, और इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, वहां से जाके आप डाउनलोड करके इसे अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, सो ये क्लास कैसा लगा दोस्तों आप जरूर बताइएगा, और ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस जो है आपको मैं देने का प्रयास करूंगा समय समय पर। सो यदि आप इस चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सलाम एजुकेशन आपको फ्री में नोट्स और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे फैक्ट वाले नोट्स होंगे दोस्तों जो आपको उपलब्ध कराने का यहाँ पे प्रयास कर रहा है, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले मैथ क्लास में, तब तक जय हिंद।